Knowledge and life skills of children are built using various methods like जिंदगी सर आपको व्हाट्सएप निकालिए, साइड में 3 डॉट ऊपर में उसको क्लिक कीजिए, नीचे में सेटिंग है, नहीं सेटिंग नहीं तो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर के द्वारा आयोजित प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है शाला सुरक्षा, इस प्रशिक्षण में आप सभी ने शिरकत की है। उसके लिए एक तरह से आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, उसके लिए आप सभी का मैं सर्वप्रथम शुक्रिया भी अदा करूंगी और स्वागत करूंगी। साथियों, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा आशीर्वचन से करते हैं। चाहे हम घर में कोई कार्यक्रम करें तो अपने से गुरुजन माता पिता है, हम उनसे आशीष लेते हैं। यदि बाहर हम होते हैं तो जो भी हमसे बड़े दिखते हैं हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। घर बनाना है, निगृह पूजा हम करवाते हैं। शादी ब्याह होती है तो भी सबसे पहले हम गणपति जी की पूजन करते हैं। यदि यह हमारी परंपरा के अंतर्गत शामिल है, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है, तो ठीक उसी परंपरा के निर्वहन के लिए मैं माननीय मंच से आग्रह करूंगी कि मेरे अतिथिगण आए और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण करेंगे। तो सरस्वती वंदना करें तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। से एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सरस्वती माता की जय। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, वरदे वीणा वादिनी वरदे। बोलिए सरस्वती मैया की जय। मैया जी की अर्चना आपका दायित्व है। पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का संस्कार होता है जिसे हम करते हैं। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो प्रतिष्ठित जन मंच पर दिख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप उनका परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे मेरे तरफ से कंपेयर में लेती हूँ तो आदरणीय विशाल सर जी बैठे हुए हैं जो यूनिसेफ से हैं। और अभी जो आप 3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, एक आपकी शाला सुरक्षा, एक आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट
तो डिजास्टर से संबंधित जिस तरह के भी प्रशिक्षण होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, उस पर उन मसलों को ढूंढना, उसका समाधान निकालना और उस पर लगातार काम करना आदरणीय विशाल जी करते हैं। आपकी तालियों में वो आवाज या ऊर्जा नहीं है जो हमेशा हर मंच में मैं कहती हूँ हमेशा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ताली बढ़िया ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो ताली आप जरूर बजाएंगे अच्छे से, क्योंकि साथियों हम फूलों के माध्यम से स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। साथ में बैठे हैं आदरणीय श्रवण कुमार सिंह जी, जो यूनिसेफ से ही संबंधित हैं। मूलतः आप बिहार से हैं और रेड क्रॉस आप जो सुनते हैं ना संस्थान जिसपे हमारे बच्चे रहते हैं, उसमें एमपी मैंने उस पर लगातार काम किए हैं और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं एमपीज के रूप में। खासकर अभी जो आपके साथ जो हैं और इस 5 दिन के प्रशिक्षण में 2 दिन जो है आप लोगों को इसमें मिला हुआ है, उसके अंतर्गत 2 या 3 है, शायद 3 दिन मिला हुआ है। उसमें सर की मास्टरी जो है वो रेस्क्यू में है और फर्स्ट एड में है। ये 2 चीज़ आपको बहुत बारीकी से सर बताएंगे। और एक इनके बारे में बताना चाहूँगी कि सर जैसे दिखते हैं ना वैसे ही इनका दिल भी है, समझ रहे हैं? मतलब विशाल जी आप हैं, लेकिन उनका दिल जो है उधर पे है। तो विशाल जी को मैंने विशाल दिल वाले को लिए चलते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता बहुत जरूरी है। तो मैंने इन 2-3 दिन में पाया है सर को कि बेहद मुस्कान चेहरे पर हमेशा खिली होगी। अगर कुछ तकलीफ पे हो जाए तो चेहरे पर आने नहीं देते हैं, हर किसी से बेतकल्लुफ बात करते हैं और अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से डूब जाते हैं। और इन्हें डूबना पसंद है, क्योंकि डूबने वाले ही तर जाते हैं। अन्न बूढ़े बूढ़े करे जे बूढ़े सब अंग, तंत्री नाद कवित सरस रात करत रंग, अन्न बूढ़े बूढ़े करे जे बूढ़े सब अंग। जो नहीं डूबता वो डूब जाता है, और जो पूरी तरह से डूब जाता है वो तर करके निकल जाता है। ये हमारे बिहारी जी ने कहा था, मेरी पसंदीदा कविता कहना चाहिए। कैसे कहा था, क्यों कहा था? कभी अवसर मिला तो बताएंगे क्यों ऐसा कहा गया। अभी वक्त की नज़ाकत है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारी ट्रेन की गति बढ़ानी पड़ेगी, सुपरफास्ट पे जाना पड़ेगा। अभी प्लेटफॉर्म से सरक रही है गाड़ी, इसलिए थोड़ी 2 बातें हो रही हैं। उसके बाद बैठे हुए हैं, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। आदरणीय सुनील मिश्रा जी, जिनको मैंने हमेशा अपने भाई के रूप में ही देखा है, माना है, कहा है, और हम दोनों की बातें इस तरह से चलती हैं। और अभी जो सारा सुरक्षा की जो ट्रेनिंग है उस पूरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं केवल साथ में उनके दिखती हूँ, दिखने के लिए हूँ, बाकी हूँ नहीं, ठीक है? तो इस तरह से है। तो सुनील मिश्रा जी ने इस तरह मेहनत की है इस ट्रेनिंग के लिए, मैं बता नहीं सकती। मंत्री जी के चौखट से लेकर के SCRT के हर कक्ष तक वो लगातार दौड़ते रहे हैं। तब उसी कामयाबी के कारण आप सभी का समागम इस शानदार कक्ष में हो पाया है, वरना आप कहाँ और हम कहाँ। ओके, ठीक है। उसके पश्चात आदरणीय मैडम वंदना चौहान जी बैठी हैं, वो भी यूनिसेफ से हैं। आप इनको देखकर भ्रम मत आइए, 22 साल का अनुभव है इनके पास में। जोर का झटका धीरे से लगे। मुझे लगा था जब बताई कि मैं 22 साल से इस काम को कर रही हूँ तो मैं बहुत चक्की हो गई। मुझे लगा था 7-8 साल हुआ होगा काम करते करते, लेकिन सुदीर्घ अनुभव आपके पास है और इनका अनुभव किस तरह निकल के आएगा आप देख पाएंगे इनके प्रेजेंटेशन के दौरान। उसके पश्चात बैठे हुए हैं श्याम कुमार सिंह जी, जो आप बिहार से हैं और यूनिसेफ से संबंधित हैं, मधुबनी बिहार। जब सर का नाम बताया मधुबनी तो मुझे सर सबसे पहले साड़ी याद आ गई, मधुबनी प्रिंट की, जो हमारी कमजोरी है, ठीक है। तो आप लोगों के जेहन में भी जाएगा, मैं जानती हूँ। मधुबनी कहने से वही चीज पहले उभर करके सामने आ जाती है, लेकिन बता देने के पीछे नहीं तो उस मधुबनी से संबंधित नहीं है तो आप वो शॉप की तरफ मत चले जाइएगा, अपने दिमाग उधर मत ले जाइएगा। आपको मूलतः इसी कक्ष में मौजूद रहना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं इस मंच में बैठे हुए सदस्यों का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी से चाहती हूँ कि एक बार सभी के लिए
जोरदार ताली। सर्वप्रथम आदरणीय सुनील मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे। इस कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं, इस कार्यक्रम को हमने जो रखा उस पर, उस भूमिका पर अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। अभी आपका परिचय नहीं है इसलिए थोड़ा हम लोग अच्छा, आपका परिचय नहीं है इसलिए मैं दे देता हूँ। आप डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर जी हैं और बिल्कुल जोरदार तालियां तो बजाइए। और आपको मैं बता दूं कि जितनी पाठ्य पुस्तकें आप देखते हैं बच्चों के पास, उस पाठ्य पुस्तक प्रकोष्ठ की प्रभारी हैं। लेखन से संबंधित जो भी काम परिषद में होता है आप ही करती हैं और आप कुशल मंच संचालक हैं। और साथ ही साथ जैसा उन्होंने बताया, मैं तो उनको हमेशा हर काम में जोड़े ही रखता हूँ और मेरे को लगता है कि मेरा काम है तो उन्हीं का काम है, इसलिए मैं निश्चिंत भी रहता हूँ। कल मैं चला गया था कुछ जरूरी काम से, तो वो खुद संभाले रहती हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां हो। थैंक्स बोलूंगा कि विशाल जी और सुधीर सर के कारण इस कार्यक्रम को हम सफल कर पाए हैं। आदरणीय श्रवण सर हैं, आप अभी 2-3 दिन रहेंगे तो देखेंगे कि गजब की आवाज, अभी माइक में जितना मैं बोल रहा हूँ माइक से भी डबल आवाज बिना माइक के, तो वो उनकी अद्भुत कला है। वंदना मैडम हैं और वो भी अभी शुरू का सेशन वही लेंगी। सर पता है तो मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं मोदी जी के स्टेट से गुजरात अभी आप और उससे ज़्यादा भी चाहिए तो दया बहन है ना, तारक मेहता की। ठीक है, ये शहर से बहुत बढ़िया। आदरणीय श्याम सर हैं और ये जो पूरी टीम है 3 दिनों तक आपके साथ, 5 दिन का ट्रेनिंग है। प्रथम 3 दिन शाला सुरक्षा को लेकर और अंतिम 2 दिन जो है व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर हम बात करने वाले हैं। अंतिम 2 दिन के लिए अलग से टीम आएगी। मेरे सामने ऊर्जा से लबलबाते हुए जो साथी बैठे हैं, जो शाला सुरक्षा को लेकर या सुरक्षा की संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसे शिक्षक साथियों को, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं इस संस्थान में। परिषद की ओर से, अपने संचालक की ओर से, अपने अतिरिक्त संचालक की ओर से और मेरी ओर से सबका अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, ये काम मेरे पास जनवरी माह के आसपास आया तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पे क्या करूंगा। तो पहली मीटिंग हमारे विशाल सर के साथ हुई। जैसे ही काम आया और तुरंत हमने यूनिसेफ में छाया मैडम को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि विशाल सर देखते हैं, और सर आधे घंटे में हमारे पास आए और पूरी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया। तब लगा कि अब काम करने की प्रक्रिया बनेगी। उसके बाद ये राहुल विश्वकर्मा मिल गए, तो क्योंकि बहुत सारा मुद्दा था तो उन्होंने भी समझाया। तो मैं इन दोनों को शाला सुरक्षा के नाम से पहला गुरु मानता हूँ। इसलिए पहला गुरु मानता हूँ कि मेरे पास तो कुछ ज्ञान नहीं था और इन्होंने दिया, लेकिन जैसे ही मुझको शाला सुरक्षा की जानकारी हुई, मैं तेजी के साथ काम करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दिया। मेरी आदत भी है, मैं किसी काम को करता हूँ तो बहुत तेजी के साथ करता हूँ उसको। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग हम सब लोग आयोजित कर पाए। मित्रों, मेरी 2-3 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा तो ये है कि इस प्रशिक्षण को आप पूरे मनोयोग से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ही इसमें मॉक ड्रिल जो होना है उसको आप बहुत गहराई के साथ समझें। दूसरी अपेक्षा मेरी ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको अपने विकास खंड में जाकर प्रत्येक संकुल केंद्र से 2-2 व्यक्तियों को बुलाकर प्रशिक्षित भी करना। ये दूसरी मेरी अपेक्षा है। और वो ट्रेनिंग बहुत क्वालिटी वाला आपको देना है, एकदम जबरदस्त क्वालिटी के साथ, जिस क्वालिटी के साथ यहाँ हो रही है। और तीसरी अपेक्षा मेरी ये है कि आप संकुल स्तर का ट्रेनिंग करने के बाद जो संकुल से 2-2 व्यक्ति ट्रेन होंगे, वो 2-2 व्यक्तियों की ट्रेनिंग संकुल पर जाकर वो करेंगे सभी शिक्षकों की। और आप जो होंगे इस पूरी प्रक्रिया के कर्णधार होंगे, इसलिए आपको 1 मिनट भी मिस नहीं करना, इधर से उधर नहीं। यदि आप मिस करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा।
पिछले चरण में चूंकि कुछ बहुत सारी दिक्कतें थी तो उस कारण से कुछ चीजें छूट गई थी, तो आदरणीय विशाल सर ने उन चीजों को अभी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं जिससे यूट्यूब पे डाल सकें और एक भी चीज मिस मत हो। अब मेरा दूसरी अपेक्षा है कि ये रिलेशनशिप जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी का, उतना ही नहीं होना चाहिए। ये एक पारिवारिक वातावरण बनना चाहिए इस प्रशिक्षण में, नंबर 1। और सिर्फ 5 दिन का रिलेशन की बात नहीं होनी चाहिए, लंबा रिलेशन होना चाहिए। उस लंबे रिलेशन में क्या क्या कर सकते हैं कि हर स्कूल पर आपदा प्रबंधन समिति बनाने में आपकी भूमिका हो सकती है। आपदा प्रबंधन समिति को सक्रिय करने में आपकी भूमिका हो सकती है। मेरी ये सब अपेक्षाएं हैं आपसे कि हर स्कूल पर आपदा प्रबंधन समिति कैसे बनेगा, तो हम तो यहाँ से एक आदेश देंगे, लेकिन कर्णधार तो आप ही होंगे ब्लॉक एजुकेशन पर, ब्लॉक लेवल पर। तो मेरा एक निवेदन है कि हर स्कूल पर आपदा प्रबंधन समिति जरूर गठित हो और वो सक्रिय हो। हर शिक्षक, हर ब्लॉक का प्रत्येक शिक्षक आपदा को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित हो और स्कूल का बेहतर तरीके से संचालन हो सके। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ हम प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं रख सकते। अभी मेरी विशाल सर से बात हो रही थी कि हमें एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे NIC की सहायता से कि हम प्रत्येक स्कूल को मॉनिटर कर सकें डिजास्टर को लेकर। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझको आपके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं। तो जो मेरे सामने अभी सारे लोग बैठे हैं वही सबसे अच्छे मेरे मित्र और सबसे अच्छे मेरे सहयोगी हैं, और उन्हीं से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस प्रशिक्षण में तो पूरे मन से सहयोग प्रदान करेंगी, पर इस प्रशिक्षण के बाद जब आप अपने विकास खंड में जाएं तो उतनी ही ऊर्जा, और वो भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस प्रशिक्षण को प्रदान करें। शाला सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें और पूरे विकास खंड को बहुत बेहतर तरीके से संचालित करने में आप अपना योगदान दें। सिर्फ मेरी इतनी ही अपेक्षा है, और 5 दिन में अपेक्षा करूंगा कि 9:30 बजे हमारी क्लास शुरू होगी और 5:30 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। 9:30 से 5:30 तक सभी लोग पूरे मन से इस सेशन में बैठे। 5 दिन का समय आप मुझको दान कर दीजिए, बस इतना मेरा निवेदन। सर आज 6:30 बजे तक ही अनाउंस कर दीजिए। आज 9:30 नहीं रहेंगे, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हैं तो रहेंगे। ये सारे लोग ऊर्जा के लबलबाते हुए पिंड हैं। 7:30 तक रोक के देखना रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रुकोगे ना? गुड, एक बार बजा दीजिए ताली। गुड, ओके। तो मैं सिर्फ इतनी ही अपेक्षा करूंगा, और अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग इस पूरे कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संचालित करें। मैं मंच का और आदरणीय डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर का इसलिए बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आज अवकाश भी था, लेकिन वो इस शाला सुरक्षा को अपना कार्यक्रम समझकर इन्होंने अपनी यहाँ उपस्थिति दी, तो हृदय से आभारी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुनील भैया। साथियों, आदरणीय सुनील सर जी ने कुछ अपेक्षाएं आपके लिए व्यक्त की हैं कि बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि हम एक पारिवारिक वातावरण में बैठ करके इस ओरिएंटेशन में शामिल रहें। मैं प्रशिक्षण नहीं कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को श्याम सर और श्रवण सर और मैडम ये सब मिलकर के निकालेंगे, विशाल सर जी वगैरह। तो ये एक तरह से उन्मुखीकरण ही है। तो प्रशिक्षण शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी और आप भी नहीं करिएगा कि हम ओरिएंट हो रहे हैं मान करके चलिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसे एक प्रशिक्षण मानते हुए न चलते, मतलब केवल ओरिएंटेशन मान के न चलते हुए आपको हमेशा इन चीज़ों को जोड़कर चलना होगा। जब आप शुरू करेंगे, मतलब हमारी क्लासें जब शुरू होगी और एक एक बादाम जब आप उठते चले जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में आप कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर आप जा रहे हैं। तो ये आपके अपने लिए एक उपलब्धि होगी। तो अब मैं आदरणीय विशाल सर जी को आमंत्रित करूंगी कि आप जो सुन रहे हैं लगातार कि शाला सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, तो शाला सुरक्षा क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, दोनों किस तरह से आपस में मिलते हैं और
मैं क्या समझ पाया हूँ अब तक के इन सारी बातों को आदरणीय विशाल सर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सम्मान के साथ विशाल सर। कोविड को झेला है तो अभी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ अंदर से। सभी को पुनः नमस्कार। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहले भी शाला सुरक्षा का कार्य जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2020 में कोविड से जस्ट पहले एक प्रोग्राम हुआ था उसमें अटेंड किए? 1 2 3। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो श्रवण सर को जानते हैं? ये ऑनलाइन में जो ट्रेनिंग हुआ था ठीक, मतलब आप लोग हमारे साथ कुछ समय कुछ ऑनलाइन या कैसे भी थोड़े जुड़े रहे हैं, तो आप हमारी तरफ से बैटिंग करेंगे। इससे पहले कि मैं मुद्दे पे आऊँ बात करूँ, मैं आपको थोड़ा सा परिचय अपने ट्रेनर्स का देना चाहूँगा। हमारे साथ जो डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह हैं वो आप ही की जाति से आते हैं। ये जाति क्या है? वो जाति है कि ये भी शिक्षक और ये प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल में, और कोई कह नहीं सकता कि इनको रिटायर हुए भी काफ़ी समय हो गया है। और इस विषय पर मैं ये मानता हूँ, जो विषय आपके साथ 2 दिन डील करेंगे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस तो आपको रहेगा कि आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। मानता हूँ कि अगर हमारे यहाँ भारत में भी 5 बेस्ट ट्रेनर्स निकाले जाएं स्टेट सर्च एंड रेस्क्यू पे, तो मैं सर को नंबर 1 पे ही रखता हूँ। और इतना दूर से हम इनको लेके आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 3 दिन आप इनको भरपूर परेशान करें। शाम के बाद भी, रात को भी, 8 बजे भी ये अवेलेबल रहेंगे आपके साथ, क्योंकि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेके जाएंगे उतने कॉन्फिडेंट आप हैं। तो मेरा सर से अनुरोध है, सर ने बहुत ऐसी कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें सर बड़े पद पे ना रहे हों। लोकपाल से अभी दो जिलों के लोकपाल भी थे और अभी भी बहुत सक्रिय हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है उसको जरूर ग्रहण कीजिएगा। दूसरे हमारे बीच में वंदना चौहान जी हैं। वंदना चौहान जी, मैं ये मानता हूँ कि मेरी बहन है और इस क्षेत्र में हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको है। यहाँ का नहीं बल्कि जितनी विदेश में पॉलिसी बनती है वो उनके सहयोग से बनती है। इवन अफगानिस्तान की आपदा प्रबंधन योजना में वहाँ जाके बना के आई हैं। तो जब इस कद के लोग आपके साथ होंगे तो मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि आप भरपूर इनको परेशान कीजिए और इनको ज्ञान दीजिए। तीसरे हमारे श्याम जी साथ में बैठे हैं, और श्याम कुमार जी का परिचय यही है कि जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम हैं, मेरे छत्तीसगढ़ से महत्व नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिहार में इसको शुरू किया, तो वो कार्यक्रम के जो मेन मैं ये कहूँगा जिनने इसको शुरू किया बीच था, जहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद मैंने उसका प्रपोजल लिखा, तो वो श्याम जी के द्वारा एक मॉडल बनाया गया था स्कूल सेफ्टी पर। 20 स्कूल से शुरू किया था हम लोगों ने और बाद में कई हज़ारों स्कूल तक पहुँचे, और आज 70,000 शालाओं में वहाँ पे निर्विरोध कार्यक्रम चलता है। यहाँ की पूरी टीम, आपके MD साहब भी, वो भी समग्र शिक्षा के, वो भी गए थे बिहार, वो देख के आए, उन्हें तारीफ की, उन्होंने कहा नहीं हम इसी कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ राहुल अभी आप लोगों से मिले, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और हमारे साथ विकास भदौरिया हैं, कई लोग आप जानते होंगे, तो ये एज एन ऑब्जर्वर इस ट्रेनिंग में रहेंगे और आपसे बात भी करेंगे। सम्मान के लिए आभार। सभाई मैंने इसलिए कहा कि सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मंचासीन हो या हमारे समक्ष, सबका आभार कि सत्र के पहले आपने मुझे मौका दिया। अध्यापक हूँ, रहूँगा और रहूँगा आपके साथ। जीवन की डोर ना टूटने पाए इसी का अभ्यास हम करेंगे, और कोशिश आपको ये करनी है घर से लेकर साला तक सचमुच ऐसे मौके आएंगे जब आपको ये करना चाहिए। आपकी तालियों में खरक नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। मित्रों, अगर आप समझते होंगे सामूहिक ड्रिल में पकड़ नहीं होगी, निश्चित पकड़ हुई लास्ट। रेडी, 1 2 3 गो।
चलिए कोई बात नहीं। कि हम इस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मैं क्या जानना चाहती हूँ, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें जानना चाहिए। तो आप वो शब्द मुझे बताइए, हम अपने एक्सपेक्टेशन बोर्ड में उसको लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि शाला सुरक्षा के अंतर्गत वो जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके वो पूर्ण। जैसे मैं अपना आपको शुरुआत करने के लिए बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में 2 समस्याएं जो मुझे जब हम कंसल्टेशन करते थे तो टीचर से पता चला। एक का मधुमक्खी का काटना, बी बाइट, और एक है स्नेक बाइट। बिकॉज छत्तीसगढ़ में सांप काटने, सर्प दंशने बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है नॉर्थ और साउथ छत्तीसगढ़, खास करके नॉर्थन में जशपुर के आसपास और उधर रायगढ़, और साउथ में आपका बस्तर। तो ये 2 मेरी तरफ से आप लिख लीजिए क्योंकि ये कॉमन है बहुत। अब आप उसके अलावा बताइए कि आपको क्या सीखना है, एक करके बोलेंगे जी। जोर से आवाज बुलंद रखिए एकदम। स्कूल जा रहे हैं, हाँ, रास्ते में गिर जाते हैं, किसमें रास्ते से गिर जाते बच्चों को चोट लग जाती है, हाँ, उसकी सुरक्षा के लिए चोट लगने के लिए जो भी होना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार की बात करना चाह रहे हैं या उस चीज को कम करना चाह रहे हैं? बड़ा कम करना चाह रहा हूँ। अभी आप फर्स्ट एड लिखिए खास करके, ठीक है। और बस्तर में सर नदी नाला पार करके जा रहा है, तो बच्चों के डूबने का अगर वो है तो ड्राउनिंग, मतलब ड्राउनिंग का केस हैंडल कैसे करना है उसके बारे में जी। लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, वज्रपात में क्या करना चाहिए, कैसे अगर उसका जी मैडम। बर्निंग, तो जितने भी तरह के बर्न्स होंगे उनको, वैसे मैडम एक वैसे याद आया, आपने कहा बर्निंग में क्या होता है, वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जलन। अब इस शब्द को तोड़ेंगे ना तो क्या है, जल ना, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ जलन होगी। तो क्या सर बताएंगे इसको आगे जी। लू लगना, आप हीट स्ट्रोक की बात कीजिए जी। हाथी और भालू का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली ये नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में काफी है, हाथियों का या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जी। इलेक्ट्रिक शॉक जी। मतलब जितने भी तरह के बाइट होंगे मैं उसमें लिख देता हूँ, आप स्नेक बाइट के अलावा स्लैश करके स्कॉर्पियन कर दीजिए जी। डॉग बाइट वगैरह हो गई, इंसेक्ट बाइट, वो तो उसमें बी बाइट में सवाल होगा। आप जब उसको बताएंगे तो आपको हर एक का उपचार पता चल जाएगा जी। और कुछ अर्थक्वेक के बारे में, और क्लासरूम से प्लास्टर हुआ और या टाइल्स से गिरा, मतलब छत अगर किसी के ऊपर गिर जाती है या किसी का सिर फूटता है तो उसके में फर्स्ट एड, बेसिकली फर्स्ट एड में आप और भी तरह का स्लैश करके लिख दीजिए। इसमें ब्रेकेज लिखिए, बेसिकली बोन ब्रेक या हेड ब्रेक। ट्रॉमेटिक रिस्पांस जी, ट्रॉमेटिक रिस्पांस, ट्रॉमेटिक रिस्पांस, श्रवण सर का कहना है कि उसको ट्रॉमेटिक रिस्पांस कीजिए जी। और कुछ, बस इतनी एक्सपेक्टेशन आपकी, इसके अलावा कोई नहीं है क्या? नशा, सब्सटेंस अब्यूज, ये जो लास्ट का 2 दिन का क्लास होगा ना आपका व्यक्तिगत सुरक्षा में, इस टॉपिक को आपको दोबारा ट्रेनर्स को बोलना पड़ेगा कि इसको कवर कीजिए। और थोड़ा जोर से, केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में जो इंसिडेंट्स होते हैं, केमिकल डिजास्टर डालिए या जी, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, रोड एक्सीडेंट्स जी। सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या बात है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। फूड पॉइजनिंग, ये बहुत अच्छा है बिकॉज मिड डे मील्स वगैरह बनते हैं और आपको नहीं पता कि किस तरह से चीजें। हाँ, और किसके बारे में? सेक्सुअल हरासमेंट, हाँ, वो जो लास्ट 2 दिन होंगे ना उसको वो पूरा 2 दिन आपका उसी पे बेस है। लास्ट वाले में सर वो भी आए थे, छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रेयर में खड़े होते हैं और
गिरते रहते हैं। ये मतलब अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पेंटिंग ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ हार्ट अटैक वगैरह ये सब नहीं सीखा आपको? अगर आजकल भाई आपके तो साथ में ऐसे फीचर्स होते हैं, एज के बाद आपको नहीं पता कि इमरजेंसी मैनेज करनी पड़े, ले सकते हैं इसको, ब्रेन स्ट्रोक ले सकते हैं, ये सब आपको जानना है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये सच में सीखना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं अंदर से? हाँ, मैं 100% इसको अगले 3 दिन बाद जहाँ से निकलूंगा ये सब सीखना चाहता हूँ, पक्का? तो एक वादा कीजिए कि जब जब ये ट्रेनर्स क्लास लेंगे, खासकर कि श्रवण सर को ज़्यादातर चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो पूर्णतः आपको जब भी प्रैक्टिकल चीज़ें कराएंगे तो आप उसमें 100% अपनी सहभागिता दिखाएंगे। अगर वो यहाँ बैंडेज बांध के दिखा रहे हैं तो आप लोग भी वहाँ पे बैंडेज अपने साथी को बांधेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बांधेंगे तो नहीं कर सकते। तो हमने आपकी एक्सपेक्टेशन लिख ली है और हम इसको पूरी तरह से 3 दिन में जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक सर हो सकता है शाम को या लेट नाइट में ले, आप लोग उधर ही आपके गेस्ट हाउस में, क्योंकि वहीं रुके हुए हैं, तो आप प्लीज सहयोग कीजिएगा। हम लोग सब चिली करके एक देश है सदर्न अमेरिका में, वहां पे 2014 में एक 8.2 रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 8.2 मतलब बहुत बड़ा भूकंप आया वहां पे, और वहां पे 2 लोगों की मृत्यु हुई, 12-15 लोगों को कुछ मामूली चोटें आई, और उसके बाद एक सुनामी का वार्निंग इशू हुआ। सब लोग को पता था कि क्या करना है वार्निंग में, और वहां पे मैनेज हो गया सब कुछ। 14-13 साल पहले इसके गुजरात का भूकंप आप लोगों को याद होगा, 26 जनवरी 2001। तो गुजरात में जो भूकंप आया वो 6.9 मतलब 7 दशमलव के आसपास था। उसमें ऑफिशियल फिगर तो कुछ भी कहता है, लेकिन 20,000 के करीब लोग मारे गए, 6 लाख लोग एक झटके में बेघर हो गए, और कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए, और गुजरात की हालत कुछ ऐसी है। अब ये जो दोनों देश थे, एक में 2 आदमी मरे बड़े भूकंप में, और एक भारत जैसा देश था जहाँ उस समय 20,000 लोग मर गए। ये 2 और 20 जो मौतें हुई, इसके बीच में जो फर्क है, मैडम आपको ये पेन ड्राइव प्रेजेंटेशन सब आपका है, और ये आप ही के लिए क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर हैं, और मेरा पूरा वो रहेगा कि तीसरे दिन आप जब हम लोग आपसे विदा लेंगे तो आपको एक पेन ड्राइव देंगे जिसमें सारे 3 दिन के आपको क्या क्लास लेना है, आपके क्या प्रेजेंटेशंस होंगे, वो सारे प्रेजेंटेशंस होंगे। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए किसी भी चीज़ के लिए, आप सिर्फ कहानी को सुनिए और कहानी को ज़हन में रख लीजिए। तो गुजरात की हालत कुछ ऐसे, और मैं कह रहा हूँ ये जो फर्क था 2 और 20 का, ये फर्क जो है ये आपका प्रबंधन तंत्र, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम तय करता है कि ऐसा कैसे हो। एक जगह जहाँ पे सिस्टम स्ट्रांग होगा वहाँ पे 2 मौतें हुई, 12 लोगों को चोट आई और भी नुकसान हुआ कुछ। अब एक और उदाहरण देखते हैं। नेपाल का भूकंप सबको याद है, 2015 में अभी हुआ था, कुछ लोगों को याद होगा, 8,500 लोग मारे गए थे उसमें, और उसकी जो तीव्रता थी वो 7.8 थी, 7.8। उसी महीने में मतलब अप्रैल में हुआ लास्ट में, और फिर मई में जापान में भी एक अर्थक्वेक आया, सेम 7.8 उसी साल, 1 महीने के फर्क पे, और वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। कुछ 4 लोगों को, 12 लोगों को कुछ अगेन कुछ छोटा मोटा हल्का फर्स्ट एड टाइप का कुछ हुआ, और 4 घंटे बाद वो देश सामान्य रूप से चलने लगा। अभी 4 घंटे बाद जो देश सामान्य रूप से चलने लगा, और एक देश जहाँ पे 8,500 लोग मर गए, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स ने फर्क डाला, मगर उसके बियॉन्ड, उसके अतिरिक्त भी एक चीज थी जिसने फर्क डाला, और वो चीज क्या थी? कोई गेस? मैनेजमेंट हमारा जो यात्रा तो पहले का नहीं रहता है, हम लोग होने के बाद का सोचते हैं, लेकिन इन चीजों में स्ट्रक्चर हो चाहे जो भी हो, पहले का भी पहले से प्लान रहता है। एक ताली बजा दीजिए मैडम के लिए, ये मैडम ने जो बोला ये सही है,
लेकिन ये जब चीज बार बार आपके अंदर आ जाए तो इसको बोलते हैं हम पूर्व तैयारी की संस्कृति या कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जब मैं अभी कल्चर मैडम बात कर रही थी कि ये हमारी संस्कृति है, जब संस्कृति होती है तो एक छोटा बच्चा भी, जब जैसे हमारे यहाँ छोटा बच्चा 1-2 साल का होता है, वो देखता है पूजा करते हुए तो वो जाके बैठ जाता है मंदिर में, हाथ जोड़ देगा, या जो भी आप प्रेयर करते हैं वो साथ में शामिल हो जाता है। अगर आप टीका लगा रहे हैं तो वो भी लगाना शुरू कर देता है। जब पूर्व तैयारी की संस्कृति विकसित होती है कहीं पे, तो एक छोटे बच्चे से लेकर और एक जो हाईएस्ट एज का आदमी है उसको ये पता रहता है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, और उससे ज़्यादा ये कि कैसे करना है। आप मुझे ये बताइए कि अगर अभी भूकंप आता है या आप जब जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भूकंप आएगा तो आप क्या करते हैं? बाहर नहीं, जिस समय झटके आ रहे होते हैं उस समय बाहर नहीं निकलना होता है। कोई किसी को कुछ पता है कि क्या करते हैं? किसी टेबल के नीचे चले जाएंगे, खाली जगह में। ठीक है, हम लोग नॉलेज पॉइंट की बात इसमें कर लेंगे। जब कभी भूकंप आता है तो हम लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि किसी टेबल, मेज या किसी भी ऐसी वस्तु के नीचे चले जाइए। बेसिकली आपको अपना सिर बचाना होता है, या दीवार के कोने में चले जाइए, या ये चौखट जो होती है सबसे मजबूत होती है उसके नीचे चले जाइए। सिर बचाना होता है, ये वो। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? अब जितने लोगों को पता थी, क्या आपने कभी जो आपकी टेबल है जहाँ पे आप बैठते हैं, जिस क्लास में लेते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं आप लोग, कभी आपने जाके देखा उस टेबल के नीचे मैं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ? तो यही फर्क है कल्चर में कि मुझे पता तो है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये मैंने कभी कोशिश नहीं की। अभी मैं कुछ शब्द की बात करूंगा जिससे मिलके ये आपदा बनी है और हमें इसे आत्मसात करना है। देखिए, आप लोग अगर आपस में बात करेंगे तो शायद मेरा रिदम भी टूट जाएगा। तो पहला शब्द है इसमें विपदा। अब ये विपदा एग्जैक्ट शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें क्या है कि ये सारी चीज़ें विदेश से निकल के आई, तो हमारा जो ज्ञान हिंदी में बना होता है, हमने जो एप्रोप्रिएट शब्द सोचा उसके मिलता जुलता तो उसको लिया। तो एक शब्द होता है हजार्ड। हजार्ड पता है ना सबको, हजार्डस मटेरियल लिखा रहता है कहीं कहीं। हजार्ड जो शब्द है उसको अगर हम हिंदीकरण करेंगे तो हम उसको विपदा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हजार्ड क्या होता है? ऐसी कोई भी, अगेन हाथ ऊपर कीजिए, सीधा हाथ अपना, राइट हैंड, मुट्ठी बनाइए ये वाले। ऐसी कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटना, इसको शेक करना है भाई साथ साथ। ऐसी कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसमें नुकसान करने की ताकत है, हाथ नीचे कर लिया। ऐसी कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसमें नुकसान करने की ताकत है, वो नुकसान कर नहीं रहा है लेकिन उसमें ताकत कर सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1999 जब उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया, उससे पहले तक भारत सरकार की ये सोच थी कि हमारे यहाँ 2 तरह की विपदाएं आती हैं या आपदाएं आती हैं। एक आता है सूखा और एक आती है बाढ़। क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं तो हमारा नुकसान कृषि का होता है, खेती का। बाढ़ में भी, सुखाड़ में भी। तो वो लोग क्या किए, ये सब्जेक्ट जो है पूरा ये कृषि मंत्रालय के अंडर में था। एक सेक्शन बना दिया कृषि, भाई कृषि मंत्रालय करेगा, वो बांट देगा, मुआवजा बांटेगा, डीजल सब्सिडी बांटेगा। 1999 में सुपर साइक्लोन में जब लोग मरे तो भारत सरकार को और इंटरनेशनल प्रेशर में उन्हें कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी ने पहली बार हिंदुस्तान में 5 कैटेगरी में 34 तरह की विपदाओं को आइडेंटिफाई किया। अब ये जो कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी जिस जगह से वो उत्पन्न होते हैं। तो कुछ रिपीट भी हुए। जैसे पहला कैटेगरी था जमीन से उत्पन्न होने वाली विपदाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड। अब जब भूकंप, जैसे जमीन हिलती है तब भूकंप आएगा पहाड़ में, तो लैंडस्लाइड भी हो जाएगा, होगा। तो ये जमीन से उत्पन्न होने वाले थे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी था जो जलवायु की वजह से, क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं। और आज की डेट में 85% हमारी आपदाएं, विपदाएं इस क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड से हैं। आप लोगों ने अभी जितनी भी इसमें बातें लिखी
इसमें बहुत सारे के पीछे रीजन क्लाइमेट है, इवन स्नेक बाइट के पीछे भी रीजन क्लाइमेट है। आप अगर एनालिसिस करेंगे पूरे वर्ल्ड में डेटा का, तो स्नेक बाइट के मैक्सिमम 80-85% केसेस बारिश में होंगे। अब क्योंकि पहले वर्षा आराम से और एक लंबे समय तक रहती थी, तो सांप को भी वो समय मिलता था कि वो अपना, अभी क्या होता है अचानक से 4 घंटे के अंदर उसका बिल भर गया और वो छटपटा के बाहर निकला और बाइट्स हुआ। तो ये जो केसेस हैं ये ऐसे करके बारिश के साथ साथ बढ़। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपने जितनी चीज़ें लिखी, लाइटनिंग लिखा, इसमें आपने हीट स्ट्रोक लिखा, आपने जितनी ज़्यादातर चीज़ें लिखी हैं उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसका संबंध है। तो इसमें आपका हीट स्ट्रोक, साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट वगैरह सब इसमें आता है। तीसरी कैटेगरी जो है वो हमारी है इन्वायरमेंटल या बायोलॉजिकल, और इसमें अभी जो पेंडेमिक में हम जी रहे हैं, ये आज सच्चाई जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए, आप लिखने पे जोर डाल रहे हैं ना बार बार, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सब प्रस्तुतिकरण आप ही के हैं। ये आप जब जो पेन ड्राइव हम देंगे तो उससे लगाएंगे तो ये वापस चलने लगेगा। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी थी वो अर्थक्वेक से ट्रिगर हो सकता है, लैंडस्लाइड बारिश से भी ट्रिगर होता है। तो इंटर रिलेशन बहुत सारे हैं। चौथी कैटेगरी थी जिसमें इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात करते हैं हम लोग, केमिकल डिजास्टर्स की बात करते हैं, और भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और वो आपकी स्टेट में हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश कहलाता था 1984 में। तो सबसे बड़ी त्रासदी ये। अब मैं आपको एक नॉलेज पॉइंट देता हूँ आज। अगर उस प्लांट वाले ने सिर्फ इतना बताया होता कि हमारे यहाँ ये गैस बनती है, कभी कुछ ऐसा अलार्म बजे तो एक सूती कपड़ा भिगो के अपने नाक और मुंह को ढक लेना, तो ये जो 25,000 लोग जो मरे ये नहीं मरे। सिर्फ इतनी सी बात। और यही पावर है इस पूरी ट्रेनिंग का कि जो टिप्स आपको दिए जाएंगे वो लाइफ सेविंग होंगे। और आखिरी कैटेगरी है हमारी जिसमें हम बोलते हैं एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर, मतलब जो मानव भूल के कारण हो जाए, जो एक्सीडेंट के कारण हो किसी। तो इसमें रोड एक्सीडेंट हो, रेल हो, फ्लाइट हो, जो भी हो, आपके इवन स्टैम्पीड्स होते हैं, भगदड़ मचती है, वो सब इसमें। और रोड एक्सीडेंट में हम विश्व गुरु हैं। हमारा जो सेकंड नंबर का जो आदमी आता है वो हमसे आधी मृत्यु उसके यहाँ होती है। और आपको पता है हमारे पास कितनी % पॉपुलेशन है व्हीकल की? सिर्फ वर्ल्ड की 1% व्हीकुलर पॉपुलेशन जो वो है, हमारे जो व्हीकल्स हैं वर्ल्ड के, वो सिर्फ 1% इंडिया में है। और हम 10% से ज़्यादा एक्सीडेंट वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या है इसको? तो 5 कैटेगरी में आते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या एशियन या अदर लेवल पे, तो इंडिया के बारे में जब भी प्रेजेंटेशंस होते हैं तो इंडिया के बारे में एक शब्द आता है कि इंडिया इज अ सुपर मार्केट ऑफ डिजास्टर्स। तो जैसे सुपर मार्केट में आप जाते हैं ना, सारा सामान मिल जाता है, वैसे यहाँ जो भी आप खोजोगे आपको हर तरह का डिजास्टर्स यहाँ पे इंडिया में मिलेंगे। तो मैंने आपको पहला शब्द क्या बताया? ऐसी कोई भी मानव जनित या प्राकृतिक घटना जिसमें नुकसान करने की, वो नुकसान कर नहीं रहा है लेकिन नुकसान करने की ताकत है। इसका एक और उदाहरण है, आपके यहाँ ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर में डेंजर वो सब लगा होता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर को एक विपदा का सोर्स मान लीजिए, वो नुकसान करने की ताकत है उसमें, लेकिन वो नुकसान कर नहीं रहा है। तो नुकसान कब तक नहीं करेगा? या तो हम उसके पास न जाएं या उसकी कोई तार टूट के हमारे ऊपर न गिरे। ठीक है, दूसरा टर्म है, और इस शब्द को खास करके आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कोई भी योजना या राज्य सरकार की कोई भी योजना है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य, वो होता है लोगों की वल्नरेबिलिटी को कम करना। अब ये जो वल्नरेबिलिटी शब्द है, इसका हिंदी में कई सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे एक शब्द है भेद्यता। भेद्यता मतलब जिसको भेदा जा सके।
या संवेदनशीलता भी बोल सकते हैं इसको, कि भाई उस मुद्दे में वो संवेदनशील है। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये एक मजबूत चेन में कमजोर कड़ी है। अगर एक बड़ी चेन है उसमें एक कमजोर कड़ी होगी तो चेन टूट सकती है। अब ये जो कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये शारीरिक भी हो सकती है, ये मानसिक भी हो सकती है, ये सामाजिक भी हो सकती है, ये आर्थिक भी हो सकती है और ये प्राकृतिक भी हो सकती है। यानी कि ये जो, अगर हम वल्नरेबिलिटी या भेद्यता के टाइप्स की बात करें तो हमारे अंदर से लेके और हमारे बाहर हर जगह भेद्यताएं हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये पिक्चर कैसा है? अच्छा नहीं है ना? क्या क्या दिख रहा है इसमें? एक कुपोषित बच्चा दिख रहा है ना? एक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति दिख रहा है, डिफरेंटली एबल पर्सन दिख रहा है आपको, एक गर्भवती स्त्री दिख रही है, महिला दिख रही है आपको, और एक बुजुर्ग आदमी है जो बीमार भी लग रहा है। तो ये चार जो हैं, ये चार कैटेगरी जो हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फिजिकल वल्नरेबिलिटी के। अब कैसे? तो मैंने आपको जो हजार्ड का डेफिनेशन बताया, प्राकृतिक या मानव जनित घटना नुकसान करने की ताकत है, मेरी वो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक मेरी ऐसी कोई भी कंडीशन जो मेरा नुकसान करने के लिए उस हजार्ड को आमंत्रित कर रही है, वो होती है वल्नरेबिलिटी। जैसे कि अगर अभी मैं विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति हूँ, मेरा एक पैर काम नहीं करता है और यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, आग लगती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मुझे होगा। क्यों? क्योंकि इस पैर की वजह से मेरी जो पैर जो है वो मेरी कमजोर कड़ी है, इसकी वजह से मैं वल्नरेबल हूँ। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में जब हमारे गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित लोग होते हैं तो सामाजिक संरचना में देखिए आप कि उनको चीजें नहीं मिलती हैं, तो वो सामाजिक रूप से वल्नरेबल होती। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैंने कई साल बिहार में काम किया, तो वहाँ पे जब भी बाढ़ के बाद असेसमेंट के लिए आते थे तो सीओ ऑफिस से कोई आएगा और आके करेगा असेसमेंट, तो क्या होता था कि सबसे ज्यादा नुकसान जो होता था वो महादलित टोले को होता था, जो कि नदी के किनारे रहता था। लेकिन क्योंकि गांव के पंजीकरण में उनका नाम ही नहीं है, तो उनको किसी तरह की कोई भी राहत या कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। तो वो क्या हुआ? वो सामाजिक रूप से वल्नरेबल हुआ। अब ये जो चार हैं, इस पर इनका मकान या इनका जो व्यवसाय है वो भी कमजोर हो गया, और इस समय कोई भी विपदा आ जाती है, बाढ़, भूकंप, आग लगी या लॉकडाउन हो जाता है, तो इन लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आएगी। ये शब्द क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से? अब इसके जो प्रकार हैं हम थोड़ा सा हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो शारीरिक या हम लोग बोलते हैं फिजिकल या मटेरियल वल्नरेबिलिटी, तो उसमें अगर आप खतरे वाले स्थान पे रहते हैं, यानी कि ये नदी बह रही है और ये मेरा घर है, तो यानी कि अगर ये नदी जब भी बाढ़ आएगी सबसे पहले मेरे घर में लाएगी, तो मैं खतरे वाले स्थान पे रह रहा हूँ। तो पहली फिजिकल जो मटेरियल वल्नरेबिलिटी है मेरी ये। सेकेंड, मकानों की बनावट। अब ये मकान पास में है लेकिन ये कमजोर है, तो और ज्यादा टूटेगा। और यही मकान नदी के किनारे तो है लेकिन ऊंचा बना हुआ है और मजबूत है, तो इसमें नुकसान होगा। बाढ़ आएगी जरूर लेकिन नुकसान उतना नहीं होगा। तो ये आपका हो गया मकानों की बनावट। फिर आधारभूत संरचनाएं हो गई। आजीविका के जोखिम सोच। अब आजीविका के जोखिम सोच कैसे? अब कोई आदमी मुर्गी पालन करता है, एक एग्जाम्पल, उसके पास 200 मुर्गियां हैं। अचानक से एक सरकार का लेटर आता है कि वायरस फैला है, H1N1 बर्ड फ्लू फैल गया है, आप लोग को सारी मुर्गियां मारने का आदेश दिया जाता है, सबको गड्ढे में डाल दें। तो यानी कि वो जो आजीविका का स्रोत था जिससे वो कमाता था वो खत्म हो गया, तो वो आदमी अपने आजीविका के रूप से वल्नरेबल है। क्लियर? लास्ट में विशेष आवश्यकता वाले लोग, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब अभी तक हमने बात की फिजिकल और मटेरियल के आसपास की, अब हम आते हैं आपके स्कूल्स की तरफ या समुदाय की तरफ। आप में से टीचर कितने हैं अभी जो स्कूल में पढ़ा? सर आपसे बात है, आपका नाम? सतीश उपाध्याय। सतीश सर, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं?
21। क्या 21 बराबर रूप से काम करते हैं? नहीं काम करते। कितने टीचर्स काम करते हैं? उसमें से 50% तो अच्छे से काम करते हैं और 50% नहीं करते। हाँ, मतलब बोलना पड़ता है उनको। यानी कि आपका स्कूल जो है वो सामाजिक रूप से, या मैं ये बोलूँगा संगठनात्मक रूप से वल्नरेबल है। अगर ये 21 सब बढ़िया काम करते तो आपका स्कूल ऊपर जाता अच्छी तरह से। बिल्कुल शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ती। जो सतीश सर ने एग्जाम्पल दिया उसको हम यहाँ जान सकते हैं। जो संगठन वल्नरेबल होगा उसमें प्रयास की कमी होगी, लोगों में उसमें भागीदारी नहीं रहेगी, वहाँ पे अफवाहें ज़्यादा उड़ेंगी, विभाजन रहेगा और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ऐसे किसी भी संगठन को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट हमारी वल्नरेबिलिटी होती है जो हमारे अंदर है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जब रात को सोते हैं तो अचानक से बीच में उड़ जाते हैं और उनके दिमाग में विचार चलने लगते हैं, और ये विचार ज़्यादातर या तो भविष्य की चिंताएं होती हैं या पास्ट में जो कुछ गलत हो गया उसके बारे में सोचते हैं। हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको किसी को जज करने वाला नहीं। मैडम ने एक ने बोला था स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताइएगा। अगर ये जो लोग, जो अभी मैंने एक कैटेगरी उदाहरण दिया, ये वो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं डिप्रेशन के लिए। ये वो लोग हैं जिनको आगे जाके, जो अगर ये चीज़ें अगर बार बार हो रही हैं आपको, तो आगे जाके आप बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे डिप्रेशन या उससे उपजने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में। तो ऐसे लोगों में, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मोटिवेशनल वल्नरेबिलिटी होती है, तो ऐसे लोग हमेशा बेबसी के अभाव में रहते हैं, या तो पास्ट की गलतियों में रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में रहते हैं। इसके अलावा कोई एकता, हमेशा बाहर की मदद पे, मतलब दूसरा कोई आके उनको समझाएगा करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अपने आप जिंदगी नहीं चलने वाली, जिंदगी बड़ी दुखदाई है, बड़ी कठिन है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मोटिवेशनल वल्नरेबल होते हैं। अब आप मुझे बताइए ये किस वल्नरेबिलिटी का उदाहरण है? सोशल किसने बोला? अच्छा कुपोषण, ठीक है। फिजिकल है और सोशल भी, क्योंकि समाज में, हमारे यहाँ समाज में विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये वाला थोड़ा जल्दी लिखो, और सेशंस बहुत सारे हैं भाई। मैं तो सिर्फ थ्योरी की बात करूंगा, बाकी लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखिए फिजिकल है और सोशल है, मेजर सोशल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एल्डरली लोग हैं, हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के इतने इंतजाम नहीं होते हैं। पेंशन 300 रुपये 600 रुपये पेंशन में क्या होता है आजकल? ये वाला बताइए। मैडम नाम बताइए अपना। मैडम ने क्या बोला? फिजिकल भी है और सोशल भी है। तो 50% आपसे एग्री करता हूँ, और 50% के लिए मैम के लिए तालियां बजनी चाहिए। अब जरा ताली बजाना बहुत कंफ्यूज लोग आप लोग, ताली भी ठीक से नहीं बजी आप लोगों से। ये पिक्चर आप देख रहे तो क्या फर्क है जरा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हमको फिजिकल समझ नहीं आया। सर आप मेरे से ना बाहर, मैं आपसे बात करूँगा जब ये सेशन खत्म होगा ना, उसके बाद। हाँ जी मैडम खड़े होइए, बताइए। सर जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जनरली ऐसा होता है कि हमारे साड़ी का परिधान है, और अगर दुर्घटना घट रहा है तो साड़ी की वजह से लेडीज़ क्या होती है, वो उतने तेजी से रन नहीं कर पाती है फिर, और वो दुर्घटना का शिकार ज़्यादा होती है। मैडम ताली बजा दीजिए इनके लिए। अभी तक जितनी आपदाएं आती हैं नेचुरल, 5 में से मरने वाले 4 जो होती हैं, 3-4 होती हैं, वो औरतें होती हैं। अगर उनके कारणों का विश्लेषण किया जाए तो कई कारण, साड़ी, लंबे बाल, इनकी वजह से जो है मृत्यु कारण होता है। मैडम आप एग्री करें ना करें, उड़ीसा सुपर साइक्लोन में 10,000 में से 7,500 करीब महिलाएं मरी थी, और वो महिलाएं इसलिए मरी थी कि जब साइक्लोन आया तो वो दौड़ी, और साड़ी में आप दौड़ नहीं सकते बहुत तेजी से। मैडम अगर आपके साथ में दौड़ेंगे तो मैडम तेज दौड़ेंगी, आपको साड़ी संभालनी पड़ेगी।
आप बोले तो मैं आपको उदाहरण देके दिखाऊं अभी। तो यहाँ पे एक महिला जिसके हाथ फ्री हैं और यहाँ पे क्या है, हाथ फ्री नहीं है, तो ये महिला सर हर तरह की ट्रेनिंग कर सकती है, रिस्पॉन्स कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिला थी वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। हमारे साथ श्याम जी थे अभी, वो आपको उदाहरण बताते हैं। हाँ जी, पीछे बताइए सर, जोर से वहीं से बताइए सर, आवाज से। हाँ, ये लालदार है एक जगह कोसी नदी के किनारे, वहाँ आप कोसी क्षेत्र में जाएंगे। अब तो थोड़ा सा काम हो गया है, जब से बात 2005 में काम कर रहा था। बच्चे पैदा होते जैसे कहते हैं ना कि बच्चे पैदा हुए जो तैरना सीख करके पैदा हुए, क्या ज्ञान लेकर के, वैसे ही वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के पहला तक तभी रहा था। उसके रोजमर्रा की जिंदगी में घास काटने के लिए जाना है, नदी पार करके घास में था। 28 महिलाएं एक गाँव में चली थी, जबरदस्ती चढ़ गई थी, अभी तो मना किया था गई घास काटने के लिए, तो जाते समय तो चली गई, घास काट कर जो वापस लौटी तो घास का लोग था 28 महिलाओं की, नाव डूब गई, मतलब टूट गई, टूट नहीं गई। नाविक ने मना इसलिए किया था कि पुरानी नाव थी और उसको मरम्मत करना था, पूरा एक घंटे के बाद नहीं माने, लोग चले गए, टाइट करता तो वापसी में भार ऊपर बढ़ गया तो नाव टूट गई और पलटी नहीं, तो उसकी देख टूट गई। और उसके बाद क्या हुआ वो बताता हूँ। 28 में से 20 महिलाएं डूब गई और 8 महिलाएं बच गई। अब हमको तैरना आता है, अब 20 महिलाएं डूब जा रही है और 8 बच जा रही है, कारण क्या है, जब मैं वहां गया डूबने लगा तो पता चला कि और डूबे कौन भाई, तो लोग तो बहुत तरह की बातें करने लगते हैं, सारी हिंदू महिलाएं डूब गई, मुस्लिम महिलाएं बच गई। कारण ये था कि जो 20 महिलाएं डूबी वो साड़ियों में थी और सूट वाली जितनी थी वो साड़ी में, क्योंकि सबको तैरना आता था। चलिए आगे बढ़े। ये वाली बता दीजिए थोड़ा बड़ी वाली, कौन सी वल्नरेबिलिटी है, कौन सी भेदता है? आर्थिक, एक तरफ स्लम है, एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए मैंने आपको 2 शब्द बताए अभी तक, प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसमें नुकसान करने की ताकत है, मेरी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक वो स्थिति जो मुझे नुकसान मेरा करवाती है, वो हुई वल्नरेबिलिटी। क्लियर? अब तीसरा शब्द है जोखिम या रिस्क। रात को गाड़ी मत चलाइए, किस चीज का रिस्क है? किस चीज का रिस्क होता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रात को गाड़ी मत चलाइए, किस चीज का रिस्क है? एक्सीडेंट। शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, किस चीज का रिस्क है? तो रिस्क, जोखिम जो होता है वो क्या होता है? एक संभावित क्षति होती है जिसको हम मानते हैं अपने पूर्व एक्सपीरियंस या सुने हुए चीजों के आधार पर। कैसे? आपने कहा रात, आपने कहा गाड़ी, आपने कहा ये दोनों अगर चीजें एक साथ होंगी तो क्षति हो सकती है, संभावित है। हर शराब पीने वाले आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है, हर रात को एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन इन 2 कंडीशन का मिलना उस चीज की आवृत्ति को बढ़ा सकता है, इसलिए रिस्क है। तो मैंने आपको जो टर्म बताए थे कि वो स्थिति और वो जो घटना, मानव जनित और प्राकृतिक घटना, वो हमारी जो स्थिति कमजोर, इसके मिलने के चांसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क। इसके मिलने के चांसेस को क्या बोलेंगे? कि अगर जब भी वो स्थिति आएगी और उस स्थिति में मैं रहूंगा जो कि वल्नरेबल है, तो मैं ज्यादा रिस्क में रहूंगा। ये एक एरियल मैप है दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का। किसका मैप है? गोविंदपुरी इलाके का। इसमें ये 1.234, मतलब हम एक पहला वाला पॉइंट मेन रोड के पास है और उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं उस एरिया में, और ये उन गलियों की पिक्चर है। ये रोड पे है 1 नंबर, इसके आगे 60 फीटा रोड है, फिर 2 नंबर में जाएंगे तो 20 फीटा रोड था, 3 में आएंगे तो 15 और 4 में आएंगे तो 5 या 7 फुट रोड अवेलेबल रहता है। और इस पे लोगों आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है यहाँ, है ना।
अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे एरिया में अगर आग लग जाती है, भूकंप आता है, तो कौन सी गली में सबसे ज्यादा नुकसान होगा? 4 नंबर में, 4 में, 4 और 3 में सबसे ज्यादा नुकसान। क्यों? अब आप मुझे एक बात बताइए, आग लगना मतलब वो विपदा थी, हज़ार्ड था, डिजास्टर था, वो तो सेम था वो एरिया में। लेकिन जैसे हमने पोजीशन चेंज किया और जैसे हमने सर्कमस्टेंसेस चेंज किए, गली सकरी हो गई, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो ना तो लोग वहाँ से बाहर आ पाएंगे और ना सहायता वहाँ पहुँच पाएगी। तो यानी कि हमारी रिस्क रेटिंग हमारी पोजीशन के और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। जैसे अगर इस कमरे में आग लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान वाला आदमी होगा जो सबसे पीछे होगा, और सबसे ज्यादा फायदे में होंगे वो ये लोग होंगे जो सबसे आगे बैठे तुरंत दरवाजा पकड़ के बाहर हो जाए। क्लियर? तो रिस्क तो सेम रहा, आग लगना हज़ार्ड तो सेम रहा, लेकिन आप लोगों की सबकी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी रिस्क रेटिंग सबकी अलग अलग। ये क्लियर हो? तो जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, शालाओं में करना आपको श्याम जी और सर सिखाएंगे कि शाला में ले जाके बताएंगे आपको कि आपको हज़ार्ड एंड कैसे करना है, लेकिन मैं आपको रिस्क असेसमेंट करना एक बहुत सिंपल फॉर्म में सिखाऊंगा। जब भी मुझे किसी चीज़ का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे उसको जानना ज़रूरी है। तो हमें ये जानना है, आप सर कौन से जिले से हैं? जिला बताइए। सरगुजा से। सरगुजा में कितने तरह की विपदाएं आती हैं, आपको आइडिया है? कोई आइडिया है? बाढ़ आती है वहां पे, सूखा, लाइटनिंग, आंधी तूफान पड़ता है। ठीक है, अभी इनको पता नहीं है कि सरगुजा में कितने तरह की आपदाएं आ सकती हैं। इन्हें जब जितना टाइम इन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया, लोगों से सुना है। अब मुझे पता करना है एग्जैक्टली सरगुजा में क्या दिक्कतें हैं, तो मुझे सरगुजा की वेबसाइट खोलनी होगी जिले की, और वहाँ पे एक आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन योजना नाम का एक डॉक्यूमेंट है। आप उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे जिले में कौन कौन सी हज़ार्ड्स आए हैं और यहाँ आ सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये पता लग गया। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल दिल्ली का देके चलता हूँ। दिल्ली में भूकंप है, जोन 4 में है दिल्ली, भूकंप है। बाढ़ है, लेकिन वो यमुना के किनारे किनारे वाले जगह, ठीक है, सब जगह नहीं है। साइक्लोन है, चाहे चक्रवात नहीं है, तो यानी कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और भूकंप और बाढ़ को लेके आगे चलता हूँ। अब मुझे इसकी चेक करनी है पुनरावृत्ति, मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी। तो भूकंप जो है वो 100 साल में ±20 रिपीट होता है, बड़ा भूकंप, और बाढ़ जो है वो हर 10 साल में रिपीट होती है। तो मेरे लिए प्राथमिकता किसको दूंगा? मैं भूकंप पे भी काम करूंगा, लेकिन बाढ़ मेरी प्राथमिकता। अच्छा, बाढ़ के लिए काम करूंगा तो पूरी दिल्ली में काम करूंगा या सिर्फ बाढ़ प्रवण इलाके में काम करूंगा? तो यानी कि आपने एक बड़ा रिस्क बताया इस पूरे शहर में, फिर आपने उस शहर के रिस्क को, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको प्राथमिकता दी, और प्राथमिकता देने के बाद जो जगहें वनरेबल हैं, जो जगह संवेदनशील हैं, आपने उनको प्राथमिकता दी कि मुझे यहाँ काम करना है। तो आपने क्या किया? तीसरे में आपने संवेदनशीलता जो है उन इलाके की मैप की कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मेरा इलाका बाढ़ प्रवण है और उस बाढ़ प्रवण इलाके में 2 स्कूल हैं और 3 अस्पताल हैं, तो जब बाढ़ आएगी तो ना तो मैं स्कूल यूज़ कर सकता हूँ रिलीफ शेल्टर की तरह, क्योंकि वो बाढ़ प्रवण इलाके में आ गया, और वो जो अस्पताल, 3 अस्पताल जो मुझे मदद करते हैं आपदा के समय, वो तीनों मेरी लायबिलिटी बन गए, क्योंकि उनके पेशेंट को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि आपने देखा कि हमें जब भी हम उस आपदा को मैप करते हैं, उसकी वनरेबिलिटीज को मैप करते हैं, तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि मेरे कौन कौन से एसेट्स हैं, मेरी कौन कौन सी कैपेसिटीज़ हैं जो मुझे काम नहीं आने वाली। और लास्ट में फाइनली आप ये देखते हैं कि अगर कुछ हो जाता है तो उस इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो आप किसी भी जगह का रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे जब अभी 3 दिन के बाद तीसरा लेक्चर जब होगा, लास्ट में आप देखिएगा
आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आप जब भी कहीं जाएंगे ऐसे में और बैठेंगे तो अपने आसपास आप ये जरूर चेक कर लेंगे कि मेरी कैपेसिटीज़ कहाँ हैं और मेरे रिस्क क्या क्या हैं। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ ये बात आपको। और ये जो अवेयरनेस है या ये जो रिस्क लेंस है, ये बहुत ज़रूरी है डेवलप करना हर बच्चे में। अब एक सवाल नॉर्मली ये था कि ये जो शाला सुरक्षा है ये बच्चों तक क्यों? छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी आपदाएं नहीं आती हैं। ये छत्तीसगढ़ में जो बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं सब छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। ये आगे जाके एक समय के बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में जाके काम करेंगे। तो ये शहर तो नहीं पूछेंगे ना कि तुम छत्तीसगढ़ से आए, वहाँ तो आपदाएं नहीं आती है तो मैं तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं होगा ना। तो हम जो जनरेशन तैयार करेंगे वो जनरेशन अवेयर होगी, प्रिपेयर्ड होगी। क्लियर? चलिए अब एक शब्द है क्षमता। आपको लिखना विखना नहीं है, आप समझिए बस। क्षमता ऐसी कोई भी साधन संसाधन हो सकते हैं जो मेरे अंदर भी हो सकते हैं, मेरे बाहर भी हो सकते हैं, जो मुझे उस आपदा की स्थिति में मदद करें। अगर एक बाढ़ प्रवण इलाका है और आपको तैरना आता है, आपके पास नाव है, आपके पास बोट है, आपके पास लाइफ जैकेट है, तो ये सब आपकी क्षमताएं हैं। क्लियर? चलिए अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। 1970 में जब बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उस समय वहाँ पे एक चक्रवात आया। उस चक्रवात की स्पीड थी 250 किलोमीटर पर घंटा, मतलब सुपर साइक्लोन। 5 लाख लोग मारे गए। और ये एक उस समय नफरत का कारण था कि पूर्व पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान वालों से नफरत करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली मुस्लिम थी ज़्यादातर, और जो ब्यूरोक्रेसी था वो पंजाबी मुस्लिम थे। तो उनको लगता था, बंगाली मुस्लिम को लगता था कि इन लोगों ने काम नहीं किया हमारे लिए, तभी 5 लाख लोग मारे गए। लेकिन 1970 में 71 में जब बांग्लादेश हुआ तो यूनिसेफ और रेड क्रॉस ने मिलकर वहाँ की 3500 ग्राम पंचायतों में काम करना शुरू किया जो तटवर्ती इलाके में थी। सब में नहीं, कुछ में। 20 साल तक काम किया। 20 साल के बाद दोबारा ऐसा साइक्लोन आया और उसमें 1,40,000 लोग मारे गए। और जबकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन डबल हो गई थी 20 साल में, लेकिन 1,40,000 मरे और उन 3500 में से नहीं मरे। जिसमें काम किया था उसमें से नहीं मरे। यहाँ सरकार को ये समझ में आया, बांग्लादेश सरकार को, कि अगर हम लोगों को अवेयर कर दें, अगर आज आप सबको फर्स्ट एड आता है, आप सबको सर्च एंड रेस्क्यू आता है, अगर आप सबके बच्चे तैयार हैं, तो क्या आपको उस विपदा की स्थिति में क्या फायर ब्रिगेड या जिला को फोन करेंगे? क्योंकि आप खुद उससे निपटने में समर्थ होंगे। और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 3 साल बाद एक दोबारा साइक्लोन आया, क्योंकि सरकार ने इसको बड़े पैमाने में काम किया, सिर्फ 127 लोग मारे गए। उसके 3 साल बाद फिर एक साइक्लोन आया, 111। और आज बांग्लादेश का जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है साइक्लोन में, वो यूएस से भी स्ट्रॉन्ग है। यूएस में ज्यादा लोग मरते हैं, बांग्लादेश में कम लोग मरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इस स्थिति में क्या और कैसे करना है। अब इसके बाद जो फाइनल शब्द है, क्योंकि मैंने ये सारे शब्द आपको इसलिए बताए, जब आप अभी जाएंगे 1000 हंट करने, अब 1000 का मतलब ही नहीं पता होगा तो किसको हंट करोगे? जब क्लासरूम या स्कूल का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना होगा तो आपको जब वल्नरेबिलिटी का मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? हम अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानेंगे? इसलिए ये शब्दों का मैंने प्रयोग आपको किया। अब जो फाइनल शब्द है वो है आपदा। और आपदा में अगर आप डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो ये कहता है कि एक घटना जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से हो सकती है, जिसमें समाज की दैनिक गतिविधियों में अचानक बाधा आती है, जान माल को नुकसान होता है और बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे शब्दों में हम क्वालिफाई कैसे करेंगे कोई चीज आपदा है या नहीं है? तो उसमें आपको ये देखना है, कोई भी ऐसी चीज जो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न हो रही है, आपकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, जो दैनिक जीवन था आपका, सुबह उठ के आप लोग तैयार होकर स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे, वो सब बाधित हो गया, लोग मरने लगे और बाहर की मदद की जरूरत पड़ी। ये पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि पेंडेमिक एक आपदा है। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि सर फिर विपदा और आपदा में क्या फर्क था? पूछ सकते हैं ना। तो विपदा आपदा में यही फर्क है
कि ऐसी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसमें नुकसान करने की ताकत है, लेकिन ये मानव जनित प्राकृतिक घटना जब लोगों से टकराती है, लोगों की कमजोरियों से टकराती है और नुकसान करती है जानो माल का, और लोगों की प्रकृति को नुकसान करती है, लोगों के दैनिक जीवन को नुकसान करती है और बाहर की मदद की जरूरत पड़ती है, तो ये आपदा हो जाती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल, एक भूकंप रेगिस्तान में आया जहाँ पे कोई लोग नहीं थे, और वही भूकंप दिल्ली में आया, तो रेगिस्तान में वो विपदा थी और यहाँ क्या हो गई? बहुत अच्छा, क्लियर हो गया इसका मतलब आप सबको। तो कोई भी जो आपदा होती है, देखिए विपदा के एक्सपोजर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, भूकंप जितनी गति से आना होगा वो आएगा, लेकिन अगर उस भूकंप में आपकी संवेदनशीलता ज़्यादा है, यानी कि कमज़ोर मकान है, आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास कोई क्षमता नहीं है, तो वो उसका जोखिम उतना ही बड़ा होगा। तो अभी अगर हम इसको, हमें जोखिम को कम करना है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला है, संवेदनशीलताओं को कम करें और कैपेसिटी को क्लियर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार में आपको सारी चीजें ऐसी बता दूं और उसके बाद आप लोग, आपको अभी तक, आप मेरे साथ हैं अभी तक? कोई समझने में कोई कठिनाई है आपको? चलिए स्लाइड को देखते हैं। तो कोई भी जो आपदा की तीव्रता होती है वो कुछ कारणों पर निर्भर करती है, और वो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण है उसका समय, आपदा के पहले लीड टाइम अवेलेबिलिटी या आपदा से पहले समय की उपलब्धता। साइक्लोन के केस में हमारे पास अर्ली वार्निंग 72 घंटे पहले आ जाता है, 72 आवर्स पहले। आप देखते हैं ना, फलाना चक्रवात वहाँ उठा, वो इस दिन आएगा, ये जिला क्रॉस करेगा, ये सब हमें टीवी से पता चलता है। हाँ, भूकंप बताइए जरा, भूकंप के पहले कितना समय पहले पता चलता है? कुछ तो पता चलता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सर, सही ना, जीव जंतु हरकत करते हैं। और 10 सेकेंड यानी कि पहले जब भूकंप पहला वेव आता है तो उसको पी वेव बोलते हैं, प्राइमरी वेव, और उसके बाद 10 सेकेंड बाद सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव नुकसानदायक, तो हम तो खैर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं वो लोग समुद्र तल पे ऐसे उन लोगों ने ट्रांसपॉन्डर्स लगाए हैं कि वो रिसीवर्स रिसीव करते हैं प्राइमरी वेव और वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं। तो उनके जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, उन सबका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। अगर बुलेट ट्रेन चलते हुए पलटेगी तो भयानक हो जाएगा, खड़ी रहेगी तो नहीं पलटेगी। कोई अगर न्यूक्लियर पावर चल रहा है उस समय अचानक से शेकिंग हो जाए तो पूरा जो न्यूक्लियर वो है वो बाहर फैल जाएगा। और जापान में ऐसा हुआ, 2011 की बात है, और हम लोग वहाँ थे, उस समय मैं थाईलैंड में काम करता था। उस समय वहाँ जापान में जो ट्रिपल डिजास्टर हुआ उसमें यही हुआ, पहले भूकंप आया, उसके बाद सुनामी आया और उनका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट कर दिया। तो समय पूर्व उपलब्ध था। उसके बाद वो जो हज़ार्ड है जो मैंने शुरू में बताया, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अब छोटा सा भूकंप है तो निकल जाएगा ना, आते रहते हैं झटके, आप लोग अक्सर देखते हैं दिल्ली में हल्के झटके आए, लेकिन बड़ा भूकंप होगा तो इंटेंसिटी। तीसरा, उसका ड्यूरेशन क्या है। चौथा, वो किस क्षेत्रफल में आ रहा है, और जिस क्षेत्रफल में आ रहा है कोई भी विपदा आ रही है उस पे वहाँ पे जनसंख्या और घनत्व क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई भूकंप रायपुर में आता है और सेम भूकंप कलकत्ता या दिल्ली में आएगा तो ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट, डे और टाइम। 26 जनवरी का भूकंप अगर 25 को या 27 को आया होता तो वहाँ 20,000 नहीं, कम से कम 3-4 लाख लोग मरते। सारे स्कूल खुले हुए थे और सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में थे, झंडा फहराने का समय। ये बच्चे अगर अंदर क्लासरूम में होते, बच्चे 1000 बच्चे वही मारे गए जो भूकंप के समय क्लासरूम की तरफ भाग रहे, जो स्कूल की तरफ भागे अंदर। नेपाल में जो भूकंप आया 2015 में, वो शनिवार के दिन आया,
अगर ये रविवार को या सोमवार को या उससे पहले आता तो ये 8,500 नहीं 4-5 लाख लोग होते। क्यों? क्योंकि शनिवार को पब्लिक हॉलीडे रहता है नेपाल में। जैसे हमारा संडे होता है ना, तो वहाँ पे सैटरडे होता है, संडे वर्किंग डे होता है उनके लिए। तो सारे बच्चे अपने घरों में थे, अपने माँ बाप के साथ में थे, स्कूल्स में नहीं थे। स्कूल बहुत गिरे वहाँ पे, लेकिन स्कूल खाली थे उस समय। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर डिपेंड करता है। अब नॉर्मली कहते हैं कि 2 तरह से होती है, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं। मैं नहीं मानता कि कोई भी आपदा प्राकृतिक होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक सिर्फ विपदाएं होती हैं, आपदा तो उसको हम मनाते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। जी जी, इसमें ये वाला एक भूकंप 3 मैग्नीट्यूड का है और एक भूकंप 7 मैग्नीट्यूड का है, कौन सा ज्यादा नुकसान करेगा? इंटेंसिटी वही, कितना तीव्रता से आ रहा है। एक बाढ़ जो है वो नॉर्मल आ रही है, मतलब मुझे पता है कि धीरे धीरे नदी का जो जल है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। मुझे पता है कि 4 घंटा 10 घंटे बाद बाढ़ आएगी या 2 दिन बाद बाढ़ आएगी। और एक बाढ़ अचानक से 1 घंटे में इतनी वर्षा हुई और पूरा चेन्नई डूब गया। कौन सी बाढ़ ज्यादा खतरनाक थी? चेन्नई वाली, जो अचानक से आई, इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा थी। क्लियर? अब 2 तरह से होती है, प्राकृतिक माना होता है, मानव जनित। अब इसकी आने की गति के हिसाब से भी 2 तरह से होती है। एक होती है रैपिड, जल्दी से आग लग गई, भूकंप आ गया, फ्लैश फ्लड हो गया, ये अचानक है। और एक होती है जो धीमी गति से आती है, पैंडेमिक, धीमी गति से आने वाली आपदा थी। पहला केस नवंबर में निकला था 2019 में, भारत तक आते आते इसको फरवरी मार्च हो गया। तो आपने क्या देखा, वो धीरे धीरे पहले पशु पक्षी में आई, उससे मानव में आई, ऐसे करके उसका चलता है। सूखा भी ऐसे ही पड़ता है, धीमे गति से। बारिश फेल होगा, फसलों को नुकसान होगा, जानवरों के चारा खाने की कमी, आदमियों के खाने की कमी और इमरजेंसी। क्लियर? अब ये हज़ार्ड था और ये जब मानव के कांटेक्ट में आया तो ये डिजास्टर। क्लियर? चलिए, आप में से कितने लोग अनमैरिड हैं यहाँ पे? जिनकी शादियां नहीं हुई है कितने हैं? 1 2 मैडम आप आइए, आइए, अपना नाम बताइए। हाँ, क्षमा 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 कहाँ से, कौन से जिले से? आप केट से हैं। शादी करना चाहती ना? आइए तो सामने आइए। अभी सब लोग जरा सोचिए कि ये हमारी रिश्तेदार है, ठीक है, क्लोज वाली, सबकी, हम सबकी, इनकी शादी है और इनकी शादी हम करवाना चाहते हैं दिल्ली में। ठीक है, घटनाएं थोड़ा दिमाग में रखिएगा जो जो बोल रहा हूँ मैं। और शादी की जो डेट है वो 25 मई 2022 है। समय ज़्यादा नहीं रह गया है ना, शॉपिंग सब कुछ करना पड़ेगा। और क्षमा ने 500 निमंत्रण कार्ड दिए हैं लोगों को आने के लिए दिल्ली में। और क्योंकि मॉडर्न है, अपना जीवन साथी खुद चयन करेंगी, तो जिनका दूल्हा है वो कन्याकुमारी से आ रहा है। लव मैरिज अलाउड है ना? अलाउड है या नहीं है? जोश दिखाइए, ऐसे मत करिए, शादी है उनकी है। और वो कन्याकुमारी से 200 लोग ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने आपको दे दी। अब जरा एक एक पॉइंट सब बताइए मुझे कि इनकी शादी के लिए हम क्या क्या तैयारियां करेंगे। गर्मी के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है, लोगों के रहने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे। अच्छा, 500 लोग को तो कार्ड बांटना है, तो खाना कितने लोगों का बनवाएंगे? 1000। 200 बाराती भी है, आपने एस्टिमेट किया कि 1000 लोगों का बनाएंगे। ठीक है, और रहने की व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की क्यों? हेलो,
अच्छा नहीं, अभी अभी रुकिए ना मैडम, वहाँ से बताइए मैडम सर, जोर से प्रेजेंट करने के लिए जो आएंगे उनको शादी में कुछ नहीं, उनको कुछ देंगे तो गिफ्ट्स का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी एक फोन आता है, वो कहते हैं, इसके हस्बैंड बोलते हैं, होने वाले हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे साथ 20 लोग बुजुर्ग आ रहे हैं, थोड़ा व्हीलचेयर वाले टाइप लोग हैं, और 5 मेरी आंटियां प्रेग्नेंट हैं, और 5 जो हैं वो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब थोड़ा बताइए, कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? अब मैडम वाला परिवर्तन आ सकता है, लेकिन एम्बुलेंस तक मत जाइए मैडम, बहुत ज़्यादा शादी का टाइम है। हाँ बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो रहने का मतलब ग्राउंड में रहने का व्यवस्था। क्या बात है, ग्राउंड में मतलब उनको ऊपर चढ़ने वढ़ने में नहीं देंगे, ठीक और है। अगर गर्मी में शादी हो रही है, लू वगैरह लग रहा है, तो तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की व्यवस्था करके रखें, ठीक है, बैठ जाइए मैडम। हाँ, स्टेशन से मीटिंग मंडल आने लॉजिस्टिक की बात करें, स्टेशन से वहाँ तक कैसे आएंगे? हाँ, और सर भीड़ है और कुछ घटनाएं हो सकती है या फायर हो। हाँ, तो उसकी व्यवस्था को देखते चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई इसमें कोई बोलना चाहता है? खाना किसी ने बोला, भोजन क्या मतलब छत्तीसगढ़ी बनवाएंगे या साउथ का बनवाएंगे? मतलब दोनों तरह का बनवाएंगे, ठीक है। बैंड बाजा मनोरंजन का इंतजाम। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी प्लानिंग की, मैं दिल से चाहता हूँ आपकी शादी वही तरह। एक बार ताली बजा दीजिए। अभी आपने जितने पॉइंट्स मुझे बोले एक शादी की तैयारी के लिए, अभी इसी घटना को हम चेंज करते हैं। रायपुर कलेक्टर के पास फोन आता है कि 25,000 लोग उड़ीसा से पैदल चले हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख लेना, सब आपदा से ग्रस्त है। अब आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? रहने की व्यवस्था करेंगे, उनको लाने का इंतजाम करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, खाना उनका कल्चरली अप्रोप्रिएट बनाएंगे, मनोरंजन के लिए भी रखेंगे जगह, क्योंकि सब लोग उस समय अफवाद में है, अपने एक तरह से मेंटल कहीं ना कहीं स्थिति उनकी ठीक नहीं है। उसके बाद किसने गिफ्ट्स, तो जब वो जाएंगे तो उनको किट देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जो दोबारा लाइफ शुरू करे। मौसम अनुरूप आपने रहने की व्यवस्था की उनकी, आपने उसमें व्हील चेयर की व्यवस्था की, जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जिनको विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है, उनके लिए आपने सोचा। अगर ये सब चीज़ें आप यहाँ बैठ के सोच सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ एंटीसिपेशन या प्रत्याशा की कला, और आप सबके अंदर है। इसका मतलब आप सब एक कुशल आपदा प्रबंधक हैं, एक डिजास्टर मैनेजर्स हैं, क्योंकि आपने क्या, आपको स्थिति दी गई और आपने सोच के उसमें प्लानिंग कर दी, और यही एक कॉमन सेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। अब जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी अगेन उसी शब्द का हो सकता है जिसको आप जानते हैं। तो जब मैंने मैनेजमेंट शुरू किया डिजास्टर का, तो सबसे पहले मुझे हज़ार्ड का मैपिंग करना है, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, मुझे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, और जब मैंने पता लगा लिया तो उसके अनुरूप मुझे उसको कम करने के लिए या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम करना है। और अगर उसके बाद भी कोई डिजास्टर हो गया तो मुझे सबसे पहले लोगों को जिंदा बाहर निकालना है, जान बचानी है। रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल अटेंशन, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ छत, और कुछ मेडिकल अटेंशन उनको दे दिया जाए, ये उनके जीवन में दोबारा उनको चालू करने के लिए काफ़ी है। क्लियर? तो आपदा प्रबंधन का एक चक्र होता है, इस चक्र को हम कहीं से भी देख सकते हैं। आप में से कितने लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं? कितने लोगों ने सिगरेट छोड़ दिया, पी के अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं किसी वीडियो मत रिकॉर्ड कीजिएगा उस तरफ, ठीक है ना? हाथ खड़े कर सकते हैं आप लोग। कितने लोगों ने लाइफ में स्मोकिंग ट्राई किया था? जो अभी स्मोक करते हैं सर, जब आप स्मोक करते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? हाँ जी सर, बताइए। आदत पड़ गई है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सर जब आप सिगरेट मुंह में लगाते हैं और कश लेते हैं तो उस समय क्या एहसास होता है सर? जोर से, एक मिनट शांति सब लोग। एक हल्कापन लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कम ज्यादा हो गया। आप लोग आवाज सुन नहीं रहे हैं सर की, प्लीज। हेलो सर,
सर दोबारा बोलिए, क्या कैसा लगता है? मेरी पत्नी के पास नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल नहीं जाएगा सर, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड। हाँ सर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बोलिए। अच्छा लगता है, हल्कापन लगता है, टेंशन रिलीव लगता है, ठीक है। अभी सब लोग जितने भी मेरे साथ लोग हैं, अभी हम सब स्मोक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हाथ में ऐसे सिगरेट पकड़िए, सब लोग पकड़िए अच्छी तरह से। मास्क पीछे करिए थोड़ा सा, सर मास्क पीछे करिए थोड़ा सा, मास्क पीछे करिए, सिगरेट मास्क में तो नहीं पी पाएंगे। चलिए इसको जलाइए लाइटर से, जल रहा है। अभी सबको गहरा कश देना है, एकदम जितना गहरा दे सकते हैं, लीजिए। दोबारा एक बार लंबा गहरा कश, बहुत अच्छा, एकदम पूरा। एक और, इसमें बात रहेगा। कैसा लगा? जो फीलिंग अभी आपको आया ये गहरा सांस लेके, यही एक सिगरेट पीने वाले को फीलिंग आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मास्क चढ़ा दीजिए वापस। तो ये जो डिजास्टर साइकिल है, इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब डिजास्टर हुआ तो उस समय लोगों को जान बचाना है, लोगों की संपत्ति का नुकसान अगर हुआ है तो उसको बचाना है, रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल अटेंशन, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी को पुनः वापस लाने के लिए प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि रिकवरी, मतलब रिकवरी बोलते हैं पुनर्प्राप्ति, मतलब जो आपने खो दिया मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, किसी गरीब का मकान टूट गया किसी आपदा में, तो सरकार जो उसको मकान दे रही है वो पहले जैसा देना चाहिए या उससे मजबूत देना चाहिए? तो जब रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी में अगर हमारे पास मिटिगेशन या प्रिवेंशन है और साथ साथ थोड़ा उसको तैयार करा दिया, सिखा दिया, तो अगली बार जब आपदा होगी तो उसको उतना कम नुकसान होगा। तो आप लोग सबको पता है कि जैसे राहत को अभी आप सबने जिया है, इसको पैंडेमिक में जब लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों को बांट रहे थे, तो ये राहत सारा कार्य राहत कार्य। उसके बाद हम दो शब्द मैंने यूज किए, प्रिवेंशन या मिटिगेशन। देखिए प्रिवेंशन जब हम शब्द यूज करते हैं, 15 मिनट मेरे पास टाइम है या मैं बंद करूं? 10 मिनट और। तो प्रिवेंशन जब हम करते हैं तो प्रिवेंशन में हम उस हज़ार्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, उस जो प्राकृतिक या मानव जनित घटना है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उससे कांटेक्ट में ना आए। जैसे एक नदी बह रही है, ये वाली हमारे यहाँ बाढ़ आती है बार बार, हमने इसमें तटबंध बना दिया, यानी कि इस नदी से हमारा कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये बहुत खर्चीला होता है और ये हर जगह फीजिबल नहीं है, तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं हो सकता। तो दूसरा हम क्या करते हैं, हम मिटिगेशन करते हैं, मतलब हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते नदी में, लेकिन मैं जो घर बनाऊंगा वो ऊंचा बनाऊंगा। मैं अगर भूकंप जोन में रहता हूँ तो मैं घर में भूकंप पट्टी डलवाऊंगा, भूकंप वो मजबूत बनाऊंगा या रेट्रोफिटिंग कराऊंगा, तो वो हो गया मिटिगेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे और पूर्व तैयारी आपको सबको पता ही है क्या है। आपका नाम? बिंदु। मैं चाहता हूँ मैडम आप आइए, जल्दी आइए, देर मत करिए, फटाफट 10 मिनट दिए मुझे। मैडम जो है वो फायर ऑफिसर है अभी जिले की, ठीक है। मैं फोन कर रहा हूँ आपको, रायपुर जिले के आप फायर ऑफिसर हैं, आपको जवाब देना है। मैडम आग लग गई है। कहाँ पे? मेकाहारा अस्पताल के पास पुरानी जो बस्ती एरिया है वहाँ पे। आपको सवाल पूछना चाहती है? मैं रखूँ फोन? मेकाहारा हॉस्पिटल के पास। हाँ मैडम बहुत बुरी आग लगी है मैडम, जल्दी मैडम कुछ कीजिए। अगर वहाँ पर फर्स्ट एड या सहायता कर सकते हैं तो आप स्वयं स्तर पर उपाय कीजिए। मैं अभी जिला स्तर पर जो है उनकी रोकथाम अब तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए मैडम ने कहा कि आप शुरू कीजिए, हम आ रहे हैं, लेकिन मैडम ने पहला सवाल पूछा कहाँ, और जैसे ही मैडम को मैंने मेकाहारा या वो बोला, अस्पताल का नाम बोला, तो मैडम का दिमाग इतना चला कम से कम कि भाई अस्पताल के आसपास है तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो वैसा होना चाहिए।
यानी कि वहाँ लोग फंसेंगे, तो मेरे पास जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग करूँ। तो ये जो दिमाग चला आपदा के समय में, ऐसे ही भारत सरकार जब कोई रिस्पॉन्स करती है तो उसको एक लेवल देती है, एल। तो वो लेवल 4 होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। लेवल 1 वो होते हैं जो जिला स्तर पे मैनेज किए जा सकते हैं, मतलब जिला अपने संसाधनों से मैनेज कर लेगा, उसको बाहर की जरूरत नहीं है। लेवल 2 वो होते हैं जहाँ 3-4 जिले मिलकर काम करेंगे, राज्य उसको समन्वय करेंगे, लेकिन राज्य स्तर पे वो हो जाए, मैनेज हो जाए। लेवल 3 वो होते हैं जिसमें राज्य स्तर की भी बात नहीं है, उसको केंद्र की मदद की जरूरत है या अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है, वो हो गया लेवल 3। अब ये बताइए कौन सा लेवल है? जल्दी जल्दी, लेवल 2। ये वाला लेवल 3, ये वाला 3। मैंने 4 बोला था आपको लेवल, 4 लेवल। चौथा लेवल होता है L0, और L0 मतलब वो समय होता है जब हम कोई आपदा नहीं और हम उस आपदा की तैयारी के लिए अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग करें। मतलब हम इतने ताकतवर हो जाएं, इतने स्किल्ड हो जाएं कि हमारे सामने कोई भी आपदा आएगी तो हम उसका लेवल नहीं बढ़ने देंगे। ये होता है L0। चलिए, मैं इस स्लाइड को अभी स्किप कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन मैं 3 दिन हूँ, तो जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा वंदना जी, मैं ये जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं सीधा। देखिए, भारत में 60% जो लैंड है वहाँ पे बड़े और मध्यम भूकंप आते हैं। 68 to 70% ऐसा कृषि योग्य भूमि है जहाँ पे सुखाड़ पड़ता है। 12% ऐसी भूमि है जहाँ पे बाढ़ आती है। 8% ऐसी भूमि है जहाँ पे चक्रवात आते हैं, और तेज वाले, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, और 3% वो है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब ये मैप आप देखिए भारत का, ये रेड जो डॉट एरिया हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे हर तरह की नेचुरल प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें और इन दोनों मैप्स को साथ में रख के देखें, तो ये पाएंगे कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे विपदाओं के खतरे भी ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा लोग मरेंगे। और तो ये बात हो सकता है कि छत्तीसगढ़ आपको इसमें ना दिख रहा हो उस तरह से क्लियर, सही बात है, डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, 1000 है भी होते नहीं है। लेकिन अगेन, हम जिस गति से जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बहुत बुरे प्रभाव इसके पड़ेंगे। और मैं ये बात एक एग्जांपल देख सकता हूँ आपको कि प्रेयर में बच्चे फेंट होते हैं, और इसकी संख्या में पिछले 10 या 15 साल से भयानक दृष्टि से वृद्धि हुई है। पहले भी होता होगा फेंटिंग, लेकिन उतना नहीं होता था जितना अभी इस तरह से हो रहा है। खैर, तो ये हमारा डेली का सिनेरियो है। आप में से छोटे बच्चे किसके हैं, मतलब जो 7, 8, 9 साल वाले? आइए इंदू जी, जल्दी आइए। इंदू जी अपने बच्चे को रिक्शा या जो साइकिल या जो टेम्पो आता है उस तक छोड़ने जाते हैं गेट पे, तो उस टेम्पो वाले को क्या बोलते हैं? सावधानी से लेकर रखिए। और भाई शैतान है देखना स्कूल के गेट पे। यानी कि ये हमारा एक डेली सिनेरियो है। अच्छा, आपके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? तो जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, कभी आपने उस स्कूल में जाके पूछा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है? पूछा। क्या बोला उन्होंने? बोले कि सेफ है, लेकिन हम लोग थोड़ा केयर नहीं करते। देखिए, जीवन में ये हमारे डेली सिनेरियो है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस ऑटो वाले को जरूर बोलते हैं जाके कि सावधानी से लेके जाना, लेकिन जिस स्कूल में बच्चा 12 साल अगले पढ़ने वाला है, उस स्कूल में जाके नहीं पूछते हैं कि वहाँ फायर फाइटिंग का इंतजाम है या नहीं है, क्या उस स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित है या नहीं है, क्या वहाँ पे ट्रेन टीचर्स हैं या नहीं है। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि होगा। तो इस निश्चिंतता को ख़त्म करना है, और ये जो कठिन सवाल है, ये ना सिर्फ अपने आप से पूछते हैं, बल्कि जिन स्कूलों में आपके बच्चे जाते हैं उनसे भी पूछते हैं। तो मैं वैसे तो बहुत सारे केस स्टडी थे, लेकिन एक केस स्टडी आपको देना चाहता हूँ। कुम्भकोणम का नाम सबने सुना होगा। 93 बच्चे वहाँ पे आग लग के स्कूल में मारे गए थे। उसके बाद
और ये स्कूल था वो जहाँ पे वो मेन आग लगी थी। इसमें बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए थे टीचर, और आग लगी तो खपरेल वाली छत थी, बहुत सारे कारण थे। उसके बाद एक कमेटी बैठी, संपर्क कमेटी, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और उनने जो सजा सुनाई और उनने जो बातें कही वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। उनने कहा कि जो ओनर था स्कूल का उसको 10 साल की रिग्रेस सजा, बिल्कुल 10 साल वो राहगीर रहे। उसकी जो वाइफ थी, प्रिंसिपल थी, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर थी और प्रिंसिपल, उनको 5-5 साल की सज़ा, और उसके अलावा जुर्माने लगाया। और उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डीईओ था और उसके 4 जो लोग थे जो कहीं ना कहीं स्कूल की निगरानी करते थे, उनको सबको भी जो है वो सज़ा हुई 5-5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजन। कमेटी ने ये बोला कि स्कूल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल था उस इंसिडेंट के लिए, पहला। दूसरा, उनने कहा कि सारे सेफ्टी नॉर्म्स को वॉयलेट किया गया, किसी तरह का कोई सेफ्टी नॉर्म वहाँ पे नहीं था। फाइनली उन्हें ये भी बोला कि बिल्डिंग का जो ऊपर का जो छत था उसका, वो कच्चा बना हुआ था जिसमें आग लगनी ही थी। अब ये जो चीज़ें उन्होंने बोली, और उसके अलावा ये बोला कोई भी टीचर ट्रेन नहीं था, वहाँ पे कोई भी एग्जिट फैसिलिटी या फायर फाइटिंग कैपेसिटी नहीं थी, और कोई भी टीचर ने ऐसा कोशिश नहीं किया कि बच्चों को बचाया जा सके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ज़्यादातर स्कूल, हाँ प्लीज। एक्चुअली ये जब हुआ तो मैं वहाँ पे देखने गई थी कि क्या कारण हुए थे, क्योंकि 2003 में हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि टीचर्स ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन टीचर का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि हम बच्चों को बचाएंगे। वहाँ हुआ ये था कि स्कूल की बिल्डिंग है और उनका जो किचन था वो बाजू में वही स्कूल कैंपस में था, लेकिन जैसे विशाल भाई ने बताया वो थैच, मतलब वहाँ वो केले के पत्तों का और सब करके करा था, इसलिए वो आग तो लगनी थी कभी भी। तो क्या हुआ, टीचर ने बच्चों को ऊपर की क्लास में भेज दिया, बहुत बड़ी एक क्लास थी, और टीचर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि बाहर से दरवाज़ा बंद, कोई खिड़कियाँ भी बंद करवा, तो धुआं तो बाहर निकलने की जगह नहीं, उसकी वजह से बच्चों को सफोकेशन हुआ और वो 94 बच्चे वहीं पे गए। तो मतलब ये है कि जो नॉलेज नहीं होती है, छोटी ही चीज़ थी, लेकिन टीचर का इंटेंशन अच्छा होने के बाद भी क्योंकि नॉलेज नहीं थी, उसकी वजह से वो गलती हुई थी। थैंक यू वेरी मच। चलिए फाइनली लास्ट 5 मिनट। ये एक छोटी सी कहानी है, टेली स्मिथ करके एक बच्ची थी, और ये माँ बाप के साथ उस समय थाईलैंड में हॉलीडेज़ पे गई हुई थी, और इसकी टीचर ने इसको पढ़ाया था सुनामी के बारे में कि समुद्र पीछे जाने लगे तो सुनामी आता है। तो जैसे ही वहाँ समुद्र पीछे जाने लगा ये बच्ची रोने लगी, और जब समुद्र पीछे जाता है तो बड़ा सुंदर हो जाता है, बड़ी सीप मोती सब निकलने लगते हैं वहाँ से, लोग वहाँ भाग रहे थे और ये रो रही थी, और इसके रोने की वजह से 100 लोग वापस होटल में गए और बच गए। तो ये पावर होता है आपके एक नॉलेज पॉइंट का जो आप बच्चों को देते हैं। ठीक है, तो मैं जाने से पहले मैं अपने सेशन को अभी यहीं विराम दूंगा, और मुझे तालियां नहीं चाहिए, मुझे आपको एक नॉलेज पॉइंट देना है। और सर बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, जो भी आग लगने वाली बात बताई ना, धुआं और ये सब चीज़ें, सबके बारे में ड्रिल, सर सबको ड्रिल जरूर कराइएगा, पता चलना चाहिए कि हमें ये लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये लोग तो करेंगे ना। लोग अपना खड़े होने का अंदाज देखिए, जरा अपने आप को देखिए, आप देखिए कि सही खड़े हैं आप लोग। देखिए क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं नॉर्मली, तो हमारी आदत होती है कि हम एक तरफ वेट अपना झुका देते हैं, जैसे ऐसे या ऐसे, ठीक है। थोड़ी देर ज़्यादा खड़े होने के लिए बोलेंगे ऐसे, या कहीं टिकने की जगह मिलेगी तो ऐसे। मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दोनों जो पैर जो हैं हमारे वो बराबर वेट पे नहीं आते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई कोर्सेज किए हैं और लिए हैं स्पाइन केयर पे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो वैसे तो 7 दिन का कोर्स होता है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में आपको उसका जो सार गर्भ है वो प्रैक्टिस करा देता हूँ, और वो अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में बैक पेन का शिकायत नहीं होगा। ठीक है, ये एक नॉलेज पॉइंट था, इसके बियॉन्ड था आपके पर्सनल उसके लिए।
आप लोग सीधे दोनों पैर जरा सीधे रखिए, सीधे रख के खड़े होइए, बिल्कुल सीधा दोनों पैर पे, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोगों के पैर हैं वो आगे की तरफ ऐसे होंगे, थोड़े से ही सही है या नहीं है। अब इस एंगल को थोड़ा सा हल्का सा अंदर लेके आइए। आगे वाले नहीं सर पीछे से नहीं सर, आप ऐसे खड़े होते हैं ना, ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे खड़े होते हैं, ये पैर ऐसे खुले हुए हैं, ऐसे खुले हुए हैं, इसको ऐसे लेके आइए सीधा और थोड़ा सा अंदर। अब खड़े होइए सब लोग। अब आपको कहाँ स्ट्रेस महसूस हो रहा है? मैं आप लोग पैर की पोजीशन समझे नहीं समझे आप लोग? हम लोग जब खड़े होते हैं तो आगे के जो दोनों पैर हैं वो ऐसे रहेंगे हल्के से, उसको हमें अंदर लेके आना है, थोड़ा सा अंदर। कहाँ स्ट्रेस हो रहा है? बैक पे हो रहा है? नहीं हो रहा है आपको मैडम? जिसको नहीं हो रहा वो मेरे पास आ जाएगा अभी, ठीक है। जिसको हो रहा है इसका मतलब ये आपकी करेक्ट पोजीशन है, और ये शुरू में आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका ये कभी भी जो पोस्चर है वो हमेशा सीधा अच्छा रहेगा। आपको बैक पेन की अगर शिकायत तो अपने आप दूर हो जाएगी और भविष्य में अवॉइड हो सकती है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप बैठिए, हमें आपको बांटना है ग्रुप में, और खाना खाने के बाद आप उसी ग्रुप में अलग अलग क्लास में जाके बैठिए। तो हम बांटेंगे 1-2 में, सबको बोलना है, किसी को 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, और सब अपना अपना नंबर याद रखिए।